हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र एवं राज्य संबंध से जो प्रश्न पैट एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक, और जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा अब तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखेंगे, उनका विस्तृत विश्लेषण करेंगे और यहाँ पे एक कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि ये संविधान की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज हमारी 7वीं वीडियो है ये दोस्तों। पहली 6 क्लासेस हम करा चुके हैं। जिन भाई ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहां पे जाके आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि 5 नंबर का आपका भारतीय संविधान से पूछा जाना है पैट एग्जाम में, 5 नंबर के प्रश्न। तो मैं समझता हूँ ये 7 वीडियो आपके लिए काफी पर्याप्त होंगी। इनसे ही आपको 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, यदि आप अच्छे से इसको प्रश्नों को देखते हैं, रिवीजन करते हैं अपना, और जो व्याख्या मैं करवाता हूँ, विश्लेषण करवाता हूँ मैं प्रत्येक प्रश्न का, उसको आप अच्छे से कर लेते हो, तो आसानी से आपको जो 5 नंबर के प्रश्न है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इससे पहले की जो 6 वीडियो है उनको प्लीज जरूर देखें, और ये अंतिम वीडियो आज की होने वाली है भारतीय संविधान की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल अच्छे से देखें, यदि आप सीरियस हैं पैट एग्जाम को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला ही प्रश्न पैट 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो कैसी प्रवृत्ति रहती है प्रश्नों की, वो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, और आपका रिवीजन, मैं कह रहा हूँ आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कि जिस प्रवृत्ति के प्रश्न पैट आयोग, ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पूछता है, वो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, और आप एक सही रास्ते में अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है वो किसमें, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, चुनाव सुधारों, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य संबंध, या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। बताइए सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंधित है, आपसे पूछा है प्रश्न पैट 2022 की परीक्षा में। तो ये केंद्र और राज्य से संबंध है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आप रिवीजन की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, वो अपना कमेंट में दोस्तों आंसर साथ के साथ करते चलें, जिससे एक अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजित सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। सरकारिया आयोग कहा जाता है, किसके नाम पर है ये, रंजीत सिंह सरकारिया। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे 1983 में ये। तो ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसे सरकारी आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन थे। ठीक है, कौन कौन थे, डॉक्टर एस आर सेन और बी शिवरमन थे। ठीक है, 3 सदस्यीय ये आयोग था। केंद्र राज्य संबंधों पर, केंद्र और राज्य संबंध के लिए आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। भारत की जो संघ कार्यकारिणी है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री। बताइए, पैट 2022 की सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रकार के ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। और ये वीडियो आज अंतिम है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है, और पहली 1 से लेकर 6 वीडियो आप देख डालिएगा, यहीं से आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। इतना ही काफी है आपको 5 नंबर के लिए। चलिए बताइए, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसका आंसर आपको देना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं है। याद रखेंगे, भारत की जो संघ कार्यकारिणी है उसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं है। इसको आप ध्यान रखना कि भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है। ठीक है, संघ की कार्यकारिणी में जो है आपका मुख्यमंत्री का कोई वो नहीं है रोल। जो राज्य की कार्यकारिणी होती है उसमें जो मुख्यमंत्री शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। और बात करें यहाँ पे प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बस आप धैर्य के साथ पढ़ते रहें। चलिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ये आपसे पूछा है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, जेल, कानून और व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता। बताइए, भारत के संविधान में के जो राज्य सूची है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछ लिया है। बताइए, तो दंड प्रक्रिया जो संहिता है वो राज्य सूची में जो है सम्मिलित नहीं है। याद रखना, दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेट 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस हुआ, कानून एवं व्यवस्था हुआ और जेल हुआ, ये राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। याद रखेंगे, किसका विषय है? दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है, और पुलिस हुआ, कानून व्यवस्था हुआ और जेल हुआ, ये राज्य सूची के विषय है। ये ध्यान रखेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए, यहाँ पे कई चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो गई है, तो इसको अच्छे से देखें। जो समवर्ती सूची है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो आपका पुलिस हुआ, कानून व्यवस्था हुआ और जेल हुआ, ये राज्य सूची के विषय हैं। और दंड प्रक्रिया संहिता आपकी समवर्ती सूची का विषय है। और ये संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत जो है इन विषयों का बंटवारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी गहराई के साथ जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं एक भी प्रश्न आपका कहीं नहीं जाने वाला। यहीं से आपका प्रश्न दोस्तों देखने को आपको मिल जाएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पूरा विश्लेषण करके मैं प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे व्याख्या करा रहा हूँ, तो अच्छे से यहाँ पे देखिएगा यदि आप सीरियस हैं पैट एग्जाम को लेकर। बस मैं यही इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ जब हम वीडियो को बनाते हैं तो उस पे व्यू 2 व्यू 3 व्यू 10 व्यू आके ही रह जाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, हमें थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। बस कोशिश हमारी यही रहती है कि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए पहुंचाया जाए, क्योंकि परीक्षा का काफी समय नजदीक आ गया है। बहुत ही कम टाइम परीक्षा के लिए बचा है। आपकी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो उसी क्रम में दोस्तों मैंने जितने भी विषय हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी के इसी तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे कराए हुए हैं। तो बहुत ही कम समय में आप उनको देख सकते हैं और अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आप पैसों से आप प्रैक्टिस सेट वगैरह खरीद रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो मैं करा चुका हूँ अपनी पिछली क्लासेस में। चाहे वो भारतीय इतिहास हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, सभी के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वो प्रश्न है जो यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं अब तक, और वहां से आपको देखना प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे एग्जाम में। ये मेरा वादा है। अब बस देखिएगा, जब एग्जाम हो जाए आपका, जब देखिएगा और मिलाइएगा कि हाँ वास्तव में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस सेट से कहीं बेहतर है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट लगाने को मना नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आप लगाते रहिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न है जो मैं कराया हुआ हूँ, ये आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो किस तरीके की प्रवृत्ति होती है आयोग की, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप सही वे में एक तैयारी कर पाओगे। तो और बहुत ही कम समय में, मैं समझ रहा हूँ बहुत, यदि आप उनको अच्छे से देख लेते हो तो बहुत ही कम समय में आप बहुत ज्यादा चीजों को गेन कर लोगे, बहुत ज्यादा चीजें आप कवर कर लोगे बहुत ही कम समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो प्रश्न आपके सामने बने हैं अब तक पैट के ही प्रश्न बने हैं, तो यहाँ से सूचियों से प्रश्न बनना है। तो जो तीनों सूचियां हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कौन सा विषय कौन सी सूची में है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में ये शामिल है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची के विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 तथा समवर्ती सूची में 47 विषय प्रदान किए गए थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हो गए? 100 विषय हो गए। राज्य सूची में 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। याद रखेंगे कितने हो गए? 100, 61 और 52, मतलब 100 तो हो गए आपके संघ सूची में और 61 हो गए आपके राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में कितने हो गए? 52 विषय हो गए। पहले कितने थे? 97, 66 और 47।
ठीक है, राज्य सूची में घटे हैं, 66 से 61 हो गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1951 में या 1956 में? बताइए कब किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो 1956 में किया गया था। आप याद रखेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। अंतिम प्रहार है ये दोस्तों, पैट एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार है ये वीडियो। यदि आप वीडियो को देखते हैं अच्छे से और पिछली 6 वीडियो को देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं बार बार, बस अच्छे से वीडियो को देखिएगा। चलिए, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली, कौन? फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, तथा अध्यक्षता में तथा के.एम. पणिक्कर में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। कितने? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का। याद रखेंगे 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लग रहे हैं प्रश्न दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं पैट एग्जाम की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्द से जल्द आपके लिए सभी वीडियोस आपके लिए लाएं पैट एग्जाम के लिए। चलिए, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1975, 1972 या 1947? तो त्रिपुरा को कब दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1972 में दिया गया। याद रखेंगे त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। और त्रिपुरा की राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो क्या है? अगरतला है। क्या है राजधानी? अगरतला। 1963 से ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया त्रिपुरा को। तो ये देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। 1972 में दर्जा मिला, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संघ व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात से भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, या केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात पर भिन्न है। किस बात पर भिन्न है आपसे पूछा है? इकहरी नागरिकता की बात पर भिन्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ में दोहरी केंद्र और राज्य नागरिकता का प्रावधान है। बस इसी बात से ये भिन्न है। भारत संघीय व्यवस्था जो है, भारतीय संघीय व्यवस्था जो है अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किस किस वजह से भिन्न है? क्योंकि भारत में जो है इकहरी नागरिकता है, और जबकि आपका अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, केंद्र एवं राज्य वाली। ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं समझ रहा हूं। यदि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? जो आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका विशेषज्ञ किसे माना जाता है? CF स्ट्रॉन्ग को, KC हियर को, H फाइनर को, या AH ब्रिज को? किसको माना जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ? तो इसका राइट आंसर होगा KC वियर को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, कि KC वियर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। KC वियर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, ऑप्शन है आपके सामने, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। बताइए क्या निहित है? भारत एक गणतंत्र है, इसमें क्या निहित है, अंतर्निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये बात यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है कि यह राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है,
उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारियों का स्रोत भारत के लोग हैं, किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सभी सहित सभी पदों पर जो है किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापालिका के मध्य संबंध, या न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, या केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। क्या है संघात्मक सरकार का आधार? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध यही संघात्मक सरकार का जो है आधार है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध संघात्मक सरकार का आधार होता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है ये बात। और भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी है? 2 स्तर की सरकारें, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। ये क्या है? सब भारतीय संविधान के संघीय विशेषताएं हैं, इनको याद रखेंगे। विशेषताओं से प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी बसु, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या ए.के. अय्यर। किसका कथन है ये बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी है स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसका? लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्रों को किसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या प्रेस, किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो न्यायपालिका को माना जाता है संविधान का संतुलन चक्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है, क्योंकि यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। और उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक भी प्रश्न, मैं कह रहा हूं एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बस वीडियो को अच्छे से देखें। और छोटी वीडियो होगी यहाँ पे, और ये वीडियो अंतिम वीडियो है, यहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रहार है ये भारतीय संविधान में पेट एग्जाम के लिए। 5 नंबर आपके पूर्ण यहीं से होंगे। ठीक है, कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? एकल कार्यपालिका इसका राइट आंसर होगा। एकल कार्यपालिका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। और हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचन होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी सही हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपर वर्णित सभी सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ये सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा मत वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? कौन सा मत वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है?
भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा कि भारतीय संघ में स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित, मतविरुद्ध रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है, तथा दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सरकारिया आयोग जो है आपका, सरकारिया आयोग की संतुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियों कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र तथा राज्य संबंध। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, केंद्र तथा राज्य संबंध। ये हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, या भारत की संसद से। बताइए क्या होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 5वीं अनुसूची में, 7वीं में, 6वीं में या 8वीं में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। तीन, कि केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत दिया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 100 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तथा राज्य सूची में 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इस पर 52 विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116वां प्रश्न आपके सामने है। 116वां प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, या भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। बताइए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? फिर से वही प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, तो केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त की गई हैं, याद रखेंगे। चलिए, और यहाँ पे फिर से देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। चलिए, संघ में केंद्र सरकार को, और आपका जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार को। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। बताइए। अब भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी विशेषताएं समान है, ये आपसे पूछा है। तो केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, केवल 3। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, केवल 3 ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चलिए, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, या हाँ केवल भारतीय रिजर्व बैंकों की अनुमति से। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो जो भारतीय संघ के राज्य हैं वो विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जल्दी से, कि संविधान के अनुच्छेद 292 से 293 में केंद्र एवं राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य या राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, कैसी लगी दोस्तों क्लास, एक बार कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और ये अंतिम क्लास थी, इसके बाद भारतीय संविधान की अब कोई क्लास नहीं आएगी। यही आप 7 क्लासेस में मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। 5 नंबर के लिए दोस्तों मैं समझता हूँ इतना ही काफी है। यदि आप अच्छे से इन 7 की 7 क्लासों को देखेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ, तो मैं समझता हूँ आप आसानी से 5 नंबर पेट एग्जाम में कर ले जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। और मैं आपको बता दूं, एक जरूरी जानकारी फिर से दे देता हूं, कि जितनी भी अब तक मैं क्लास करा चुका हूं आपकी पेट एग्जाम के लिए,
जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भूगोल हुआ, विश्व का भूगोल हुआ, भारत का भूगोल हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ, ये और आपका सामान्य जागरूकता हुआ। इन सभी की क्लासेस में ऑलरेडी अपने चैनल पर करा चुका हूं। तो आप जिसको भी देखना है, कम समय में अधिक तैयारी जिसको करनी है, एक सही वे में आपको तैयारी करनी है, तो एक बार क्लासेस को जरूर देखें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी वंचित रह गए हैं, क्योंकि जितना कम से समय दिन बचा है, जितना कम दिन बचे हैं, उसमें आप अच्छी तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। उन सभी की प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।